स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एएस कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के अंदर। इस पार्ट की फर्स्ट वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया, आई होप आपने देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट है, हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बारे में देखते हैं। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, इसको अच्छे से पढ़ लें और इसको लिख लें। मैं समझाता हूं होता क्या है। आपके पास एक ठोस है, सॉलिड है, इसका मास द्रव्यमान 1 kg है। मास यानी द्रव्यमान इसका कितना है? 1 kg। 1 किलो का सॉलिड है, ये आपका ठोस है। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इसको बदलना है लिक्विड में, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा मुझे इसको। यानी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? गर्म करूंगा तो वैसे ही किसमें बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। जी हाँ, यही तो है हमारा बात। देखो, यानी हमारा जो ये एटमोस्फेयर है, वातावरण है, इसमें इसका कुछ ना कुछ एटमोस्फेयर है ना इसमें। अगर हमारा वायुमंडलीय दाब, एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो, तो 1 kg ठोस को, 1 kg सॉलिड को ठोस अवस्था से सॉलिड अवस्था से द्रव में बदलने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, यही तो है हमारे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे मान के चलो मुझे इसको गर्म करना है और ये मान के चलो आइस है। कितना डिग्री से होता है इसका गलनांक? 0 डिग्री होता है। मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 0 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या होगा ये? सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस से लिक्विड में, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो जितनी हमें इसको ऊर्जा देनी पड़ी, जितनी हमें इसको एनर्जी देनी पड़ी, यही हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अगर इसे मुझे 4 डिग्री सेल्सियस देनी पड़ती, तो 4 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। यानी ये जितने डिग्री पे, जितने भी टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होगा, वो टेम्परेचर, जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को ही हम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। आप वीडियो को रोक के एक बार नोट्स पढ़ लें, डेफिनेशन पढ़े उसकी। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। स्टार्ट करते हैं ना। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? ये सेम है गलनांक की तरह, यानी मेल्टिंग पॉइंट की तरह, बस अलग क्या बताता हूं। देखो, हमारा कोई लिक्विड है, द्रव है, हमारा कोई द्रव है, क्या है, इसको मुझे बदलना है गैस में। किसमें बदलना है? गैस के अंदर बदलना है मुझे, गैस के अंदर। ये लिक्विड था, इसको मुझे किसमें बदलना है? भाप में बदलना है। क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लीजिए पानी है, इसको मैं गर्म करता हूं, इसको मैं देता हूं 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये भाप में बदल जाएगा? जी नहीं, ये 50 डिग्री पे भाप में नहीं बदलेगा। अगर ऐसा होने लग जाए तो दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री होता है, तो क्या सारे पानी उड़ जाते हैं हवा में? नहीं होता ना। 70 डिग्री अगर मैं इसको टेम्परेचर दूं, तो क्या ये भाप बनना शुरू करेगा? जी नहीं। क्यों नहीं? अब बोलेगा तो कब गर्म होगा भाई, कब ये भाप बनना शुरू होगा, कब ये वेपर बनना शुरू होगा, कब ये गैस बदलेगा? हाँ, ये गैस में कब बदलेगा? जब 100 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर देंगे। जैसे ही हम अपना टेम्परेचर इसको कितना देंगे, इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये किसमें बदल जाएगा? गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? बस अब समझिए बात को। यानी मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस दूंगा, ये गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज समझाना चाहता हूं मैं, कि जिस तापमान पर एट अ टेम्परेचर जो द्रव है वो गैस में बदलना शुरू होता है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। समझ में? जिस टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है गैस के अंदर, तो जिस टेम्परेचर पे बदलना शुरू हुआ, कन्वर्ट होना शुरू हुआ है, उस टेम्परेचर को हम कितना कहते हैं? वो टेम्परेचर क्या होता है हमारा? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट।
यानी इस केस में बताओ क्वथनांक कितना हुआ पानी का, वाटर का क्वथनांक कितना हुआ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हुआ। जैसे हमने पहले पढ़ा था गलनांक के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, अगर वाटर का देखें तो 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे आते हुए लिक्विड में बनना शुरू होता है, द्रव बदलता है, 100 डिग्री आती है गैस। अब मैं दोबारा से दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। देखो हमारे पास ये आइस था, हमारे पास ये आइस का टुकड़ा था, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड के अंदर, द्रव बना, कुछ समय बाद ये क्या बन गया, गैस बन करके उड़ने लग गया। अब मैं समझाता हूं क्या हो। देखो जैसे ही हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे ये पानी बनना शुरू हो जाएगा, जैसे ही इसको हम 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे ये गैस बनना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा। पक्की बात है? तो याद रखो, अब ध्यान दो, जिस तापमान पे जो ठोस होता है वो द्रव में बदलना शुरू होता है, उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वथनांक, जिस तापमान पर जो द्रव है वो गैस में बदलता है, जिस तापमान पे जो द्रव है वो गैस में बदलता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। इस तापमान को जिस टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखा जाए यहाँ पर हमने 0 डिग्री दिया तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया इसका 0 डिग्री, और यहाँ पर हमने कितना डिग्री दिया 100 डिग्री दिया, तो ये इसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर जिस टेम्परेचर पे वो पिघल रहा है तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। जिस पे वो भाप बन रहा है, उड़ रहा है, वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। क्लियर है दोनों चीज? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखो ये जो सेम है संकलन की गुप्त ऊष्मा के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के। वहां हमने क्या किया था, सॉलिड को यानी ठोस को हमने किसमें बदल दिया था, द्रव में बदल दिया था। 1 केजी ठोस लिया था, 1 केजी सॉलिड लिया था, उसको किसमें बदल दिया था, लिक्विड में यानी गैस में बदल दिया था। तो जितनी एनर्जी दी थी वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, संकलन की गुप्त ऊष्मा थी। इस बार क्या है, जितने हम द्रव को, इस बार हमारा द्रव लिक्विड है, गैस में बदलेंगे और जितनी एनर्जी देंगे, जितनी ऊर्जा देंगे हम, वो ऊर्जा यानी ऊष्मा को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नोट्स में मैंने लिख दिया है, आप उसको क्या कर सकते हो, कंपेयर करना और देखना दोनों की डेफिनेशन सेम ही है और आसानी से इसको लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर अब 3 चीजों की डेफिनेशन, यहाँ पर जितनी चीजें मैं लिखी है इसको इस डायग्राम से समझना बहुत ज्यादा इजी है और ये सारी चीजें आपको पता है, बस मैं एक बार बता देता हूं। आपके पास ठोस है यानी सॉलिड है, ठीक है, गैस है यानी गैस ही है। आपके पास ठोस यानी सॉलिड है। अच्छा, जब ठोस होता है उसको हम पिघलाते हैं तो क्या बदलता है, वो द्रव बनता है, लिक्विड बनता है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, जब ठोस द्रव बनेगा यानी जो हमारा ठोस था वो अगर हमारा पानी द्रव बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग यानी संगलन। बस पता था, बस बता दिया मैंने। और जब पानी है इसको हम किसमें बदलेंगे, गैस में बदलेंगे। अगर हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वेपराइजेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। समझ में आया? यानी द्रव से गैस में बदलना, लिक्विड से गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। याद होगी वाष्पीकरण की डेफिनेशन वेपराइजेशन की, जी यही था। आगे मैं एक फ्रीजिंग यानी जमना की बताता हूँ। अब मैं पानी को फ्रिज में डाल दूं, क्या हो जाएगा वो, फ्रीजिंग। तो द्रव यानी लिक्विड से ठोस में यानी सॉलिड में आने क्या होता है, जमना, फ्रीज हो गया। इसको समझाता हूं मैं, कंडेंसेशन यानी संघनन। क्या होता है, गैस है आपके पास, गैस को दोबारा से इसमें बदल दो, कैसे बदलोगे, उसको हम कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन डेफिनेशन एग्जाम में 100% आती है और ये है क्या, ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई चीज है आपके पास सॉलिड फॉर्म में है और वो सीधा गैस बन गया जलाते ही, है तो बताओ। जी हाँ,
कपूर। पढ़ा आपने? पढ़ा है ना? जो कपूर होता है जिसे हम कैंफर कहते हैं, ये क्या करता है, इसमें आग लगाना, ये पानी नहीं बनता, द्रव नहीं बनता है, लिक्विड नहीं बनता, ये सीधा गैस बनना शुरू हो जाता है। एक टुकड़ा आता है कपूर का, कैंफर का, इसको जैसे ही आप गर्म करोगे ये सीधा उड़ना शुरू कर देगा। यानी हुआ क्या ये द्रव बना, लिक्विड बना? नहीं, सीधा क्या बन गया? गैस बन गया। तो यही होता है कि पदार्थ का, सब्सटेंस का, मैटर का ठोस अवस्था से सीधा गैस में परिवर्तन होना, या गैस से सीधा ठोस में। कोई सॉलिड है हमारा, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस चीज को, इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। समझ में आया? इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं लिख रखा है। नैपथलीन ले लो, इसको भी अगर आप गर्म करोगे तो सीधा किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा, ना कि लिक्विड। यानी ये जो ऊर्ध्वपातन करने वाले सब्सटेंस होते हैं वो सीधा इसमें चले जाते हैं और इससे इसमें आ जाते हैं। इस जगह पे, ये इस जगह पे नहीं जाते। समझ में आ गया? ऊर्ध्वपातन अच्छे से समझ लेना, इसको याद कर लेना। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्टली ठोस से सीधा गैस बन रहा है और गैस से सीधा ठोस, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। मैंने लिख दिया, अच्छे से इसको डेफिनेशन को याद करें, पढ़े। आई होप आपको सबकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं, अगर जैसा भी डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और इस चीज को अच्छे से समझिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लर्न करना है इसको अच्छे से, पहले समझ लीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हमारे पास है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्यों कहते हैं? देखिए बताता हूं। ये मान के चलो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हमारे इन्वायरमेंट का, जो वातावरण का जो एटमोस्फेयर होता है वो 1 atm होता है, प्रेशर 1 atm होता है। जैसे हम इसको डिक्रीज करना शुरू करते हैं, होता क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, ये सीधा किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है डायरेक्टली। जैसे उत्पादन ने बताया था मैंने भी, सेम वही। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधा किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ध्यान से सुनिए, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब हम उसको, अगर हमारा एटमोस्फेयर 1 atm है, उसको हम डिक्रीज करना शुरू करेंगे, कम करना शुरू करेंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, सीधा किस में चला जाएगा? वो डायरेक्टली गैस में बदलना शुरू हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये नेचर है इसका, ये इसकी प्रकृति है, जिस वजह से हम इसको क्या बुलाते हैं? शुष्क बर्फ बुलाते हैं, सॉलिड ड्राई आइस कहते हैं इसको। समझ में आ गया? बाकी इसको नोट्स में पढ़िए और अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, जो हमने वाष्पीकरण पढ़ा अभी, वेपराइजेशन के बारे में मैंने बताया। क्या था वाष्पीकरण? वेपराइजेशन। लिक्विड है और लिक्विड किसमें बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। तो द्रव का गैस में बदलना, लिक्विड का चेंज होना, वेपराइजेशन में चेंज होना, वेपर बनना, ये वेपराइजेशन कहलाता है, यानी वाष्पीकरण कहलाता है। अब इस वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 1-2 नंबर में आता ही आता क्वेश्चन कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मैंने आपके नोट्स में क्वेश्चंस बना दिए, एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वेपराइजेशन को इफेक्ट डालते हैं। अब इस प्रभाव का मतलब क्या होता है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बताता हूं। हम जब हमारी बॉडी पे प्रभाव कब पड़ता है, कब होता है? कुछ ना कुछ तो होंगे ना जो हमारी बॉडी को प्रभावित करते होंगे। हाँ, जैसे बीमारी, खाना पीना ना खाना, कभी कभी देखो मौसम बदलता है तो भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता है, ठंडी आई गर्मी आई, तो ये सारे चीज क्या है हमारी, ये प्रभाव है, इफेक्ट है, जिससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या आता है, इफेक्ट आता है। इसी तरह जो हमारा वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण वेपराइजेशन होता है, इसको भी कोई फर्क कर, इस पे भी कोई इफेक्ट डालता है। अब वो क्या है मैं बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कैसे इफेक्ट डालता है, ऐसा क्या कर देता है कि ये इफेक्ट हो जाता है उसके अंदर, ये देखते हैं हम।
सबसे पहला लिख दिया मैंने आपके पॉइंट में, ये है सतह क्षेत्रफल का बढ़ना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आप बोलेंगे कैसे प्रभाव डालता है वाइब्रेशन, वाष्पीकरण से कैसे इफेक्ट हो जाएगा कि सतह क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो क्या वाष्पीकरण पे प्रभाव कैसे डल जाएगा, इफेक्ट कैसे डल जाएगा? देखिए कैसे डल जाएगा। आपके पास चाय था, आप चाय लीजिए एक कप में और एक प्याले में। आप क्या देखेंगे, किसी ने आपको आवाज लगा दिया, आप थोड़ी देर बाद आए तो आपने देखा कप की जो चाय थी, सॉरी प्याली में जो थी वो ठंडी हो चुकी है, लेकिन जो कप के अंदर थी वो जो चाय है आपकी अभी जो पड़ी हुई है वो अभी भी गर्म है। यही कारण है, देखिए क्या, जो आपकी कप थी उसका जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा देखो छोटा सा है छोटा सा, लेकिन प्याली का जो एरिया देखोगे वो कितना बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ा है। समझ में आया? यही कारण है। आप कभी भी क्षेत्रफल को जितना ज्यादा बढ़ाओगे वेपराइजेशन उतना ही जल्दी होगा, वो चीज उतनी ही जल्दी क्या होगी, ठंडी होगी। ठीक है, अभी बताऊंगा कि वाष्पीकरण से ठंडी क्यों होती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपका चाय एक प्याली में था और एक कप के अंदर था चाय आपका, ठीक है, चाय आपका कप के अंदर था, इसके अंदर चीज जल्दी क्या होगी, ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि इसका वाइब्रेशन हो गया। वाइब्रेशन यानी वाष्पीकरण ने प्रभाव डाला इनके ऊपर, डाला तभी तो ये ठंडा हो गया, और ये अभी भी थोड़ा बहुत गर्म है। यानी जिसकी चीज का जितना भी ज्यादा क्षेत्रफल आप बढ़ाते जाओगे, एरिया इंक्रीज करते जाओगे, उस चीज का वाइब्रेशन वाष्पीकरण क्या होगा, उतना ही तेज होते चला जाएगा। बताऊंगा भी ठंडा क्यों होता है, आगे बताएंगे। नेक्स्ट है आपका तापमान में वृद्धि करके, टेम्परेचर को बढ़ा के भी आप वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आप एक चीज को गर्म करिए 2 डिग्री पे, मान लो एक कटोरे में पानी है हमारे, एक दूसरे कटोरे में पानी है, वाटर है हमारा, इसको मैं गर्म कर रहा हूं 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैं गर्म कर रहा हूं मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे। कौन सबसे पहले गर्म होगा? वेपराइजेशन किसमें जल्दी होगा? जी हाँ, इसमें। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ाने से वेपराइजेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं ना। हाँ, तो टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ तो क्या वाष्पीकरण में प्रभाव डल रहा है? हाँ जी हाँ, यहाँ धीरे हो रहा था, यहाँ तेज हो रहा था, वाष्पीकरण वेपराइजेशन पे इफेक्ट डल रहा है। जी हाँ, डलता है। इसी तरह ह्यूमिडिटी, नमी जो होती है, आर्द्रता, आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम खत्म होता है तो ह्यूमिडिटी सी हो जाती है, वेपराइजेशन सब देखा होगा, इससे भी इफेक्ट डलता है। फिर वायु भी वेपराइजेशन को बढ़ाता है। वायु की गति को बढ़ा दो, वेपराइजेशन बढ़ जाएगा, वो चीज उतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी जल्दी से। जो हमारी वायु की गति बढ़ाने से, ठीक है, क्या होगा, इससे हमारा प्रभाव डलता है। तो ये हमने प्रभाव डाला, पढ़े इफेक्ट्स पढ़े कि वायु की गति बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो एयर की, तो भी वाष्पीकरण क्या होता है, वेपराइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से हमने क्या पढ़ा कि क्या वाष्पीकरण पे इफेक्ट डल रहा है। हाँ, वाष्पीकरण या तो तेज हो रहा है या तो धीरे हो जा रहा है, हो रहा है। तो ये सारे जो चीज मैंने बताई आपको, ये 4 पॉइंट्स, ये सारे आपके क्या है, वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन पे क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। आप अपने डेली रूटीन में देख सकते हैं, डेली लाइफ में देख सकते हैं कैसे डालते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वाष्पीकरण से ठंडा महसूस क्यों होता है। आपने कभी देखा होगा, परफ्यूम लेना, उसको ना हाथ पे डालना, या इधर वगैरह लेना, उसको हाथ पे रख देना और छोड़ देना, आपको यहाँ ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। क्यों महसूस हुआ? क्योंकि आपके जो हाथ पे जो अल्कोहल था, जो परफ्यूम उसमें अल्कोहल होता है, वो उसका वाष्पीकरण हो गया, वेपराइजेशन हो गया, भाप बन के उड़ गया, वेपर बन के निकल गया। तो जिस वजह से हमारा हाथ कैसा महसूस होता है, ठंडा से महसूस हो जाता है। क्यों होता है ठंडा? तो याद रखना, जब भी वाष्पीकरण होगा, वेपराइजेशन होगा, वो जगह कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों होगी? देखो कैसा होता है। यहां पर पहले सतह थोड़ी सी गर्म थी, हमने अल्कोहल या परफ्यूम को रखा इसके ऊपर, रखने से क्या हुआ, ये यहाँ की जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई। क्या होगी? ठीक है, खत्म हो गई। अब जब ये बाहर से एनर्जी लेगा, जिस वजह से जब वो एनर्जी लेगा तो क्या हो जाएगी, हमारी जो हथेली होगी वो ठंडी, वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस क्यों होता है, वेपराइजेशन के कारण हमें कूलिंग सा क्यों फील होता है। क्योंकि जो एनर्जी खत्म हुई होती है, जो ऊर्जा खत्म हुई होती है, उसको वो बाहर से लेना शुरू होता है, और जब ऊर्जा लेता है, एनर्जी लेता है, जिस वजह से वो सतह कैसे ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा, पानी के गिलास ले लीजिए, उसमें ठंडा पानी डाल दो, क्या होता है कुछ समय बाद आपने देखा होगा गिलास के साइड साइड गीला गीला सा हो जाता है, वाटर ड्रॉप्स हो जाते हैं। होता क्या है, हमारा बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, गर्म होता है, गर्म होता है, और गिलास में जो पानी डाला है वो ठंडा है। तो जब गर्म चीज ठंडे पे पड़ती है तो आपने देखा होगा वो पानी में बदलता है। जी हाँ, जैसे आप गिलास में ठंडा पानी डालोगे और बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है, जिस वजह से क्या होता है, जो वहां पे जो वाष्पीकरण थे, जैसे गिलास है और इसमें हमने ठंडा पानी डाला, तो यहाँ पर ना ड्रॉप्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारे बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो गर्म है और अंदर का इन्वायरमेंट ठंडा है। तो जब एक गर्म एयर हमारी जब इस ग्लास पे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो सरफेस ठंडा होगा वो धीरे धीरे किसमें बदलना शुरू करेगा, वाष्प लिक्विड में। जो हमारे वेपर्स थे, भाप था ना यहाँ पर, भाप, उसको जो तापमान मिलेगा तो किसमें बदलना शुरू हो जाएगा, वो ड्रॉप्स में, यानी वाटर की ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने पढ़ लिया कि जब भी वेपराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, वह सतह जो सरफेस होगी कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब इसी की बात करते हैं, जो गर्मियां होती है उसमें कूलर जो होता है वो ठंडी हवा क्यों देता है, हमें गर्मियों में सूती कपड़े, कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए, ये सभी चीजों का आंसर आपका एक ही है, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये वर्ड जरूर डालना होगा क्वेश्चन के अंदर, वाष्पीकरण वेपराइजेशन के ही कारण से होता है। कैसे, देखो, आप गर्मी में आए, स्कूल से आ रहे हो और सोचो लाइट नहीं आ रही हो, कैसा महसूस होगा आपको, और भी ज्यादा गर्मी सी फील होगी, गर्मी लगेगी। वही सोचो आप बाहर से आए और ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। क्यों क्यों होता है ऐसा, जब हम आते हैं तो हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है और जो हवा चलती है, जिस वजह से क्या होता है, उसका वेपर बनना शुरू हो जाता है, उसका वाष्प बनना शुरू हो जाता है। समझाई बात मेरा। और जब वाष्प बनना शुरू होगा तो आपको पता है क्या होता है, उससे सतह कैसे हो जाती है, सरफेस ठंडी हो जाएगी, और जिस वजह से हमें अच्छा महसूस होता है। यही कारण है कि जो कूलर होता है वो ठंडी हवा देता है, कूल एयर क्यों देता है। देखो, कूलर में जो जाली वगैरह लगी रहती है जिसमें पानी गिरता है, उससे क्या होता है, बाहर की जो हमारी हवा है वो गर्म है, जब गर्म हवा उस पानी पे पड़ती है तो जो पानी है भाप बनना शुरू हो जाती है, वेपर बनना शुरू हो जाएगी। वेपर बनना शुरू होगी जिस वजह से क्या होगी, अंदर की सतह धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाएगी सरफेस, और जब ठंडी होनी शुरू होगी तो जो फैन लगा रहता है उसके अंदर, कूलर के अंदर, वो पीछे की हवा को आगे फेंकता है। तो पीछे की हवा कैसी हो रखी है, अभी ठंडी हो रही है, किसकी वजह से, वेपराइजेशन की वजह से, जिस वजह से क्या हो जाएगा, हवा कैसे देगा, ठंडी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आता है, मटका सुना है, इसको मैं रख करता हूं, मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से, कि ठंडा पानी क्यों देता है हमें। जैसे मैं अगर बनाऊं, मटका बना दूं, यहाँ पर ये बना दिया हमने, ये ठंडा पानी क्यों, देखो जो ये मटका बना होता है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कणों से मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और हमने पढ़ा था इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, इनके बीच में स्पेस होता है। अब हमने इसके अंदर पानी भर दिया, पानी भरने से क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं इनमें से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ जाते हैं, उतना बाहर नहीं आते, देखा होगा आपने, ये नहीं पूरा निकल के खाली हुए ना, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर हल्का हल्का, देखा होगा वो गीला गीला सा हो जाता है। तो ये पानी की ड्रॉप जब बाहर आती है, बाहर की एयर कैसी है, गर्म है, कैसी है, गर्म है, बिल्कुल हॉट है, जिस वजह से ये पानी की बूंदों का क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प बनेंगे, भाप बनेंगे। अब इनके भाप बनने से, वाष्प बनने से क्या होगा, ये सतह कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब जब ये सतह ठंडी होगी तो अंदर का पानी भी धीरे धीरे क्या होगा, यही रीजन था आपके इसके ठंडे होने का। ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, जिस वजह से हमें ठंडा पानी देता है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इस चैप्टर को आपको करना क्या है, देखो मैंने जो इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझाई है, लेकिन आपको जैसे मैंने समझाया ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना। जो आपकी स्क्रीन पे नोट्स आ रही हैं, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है
उस तरीके में आपको लिखना है। अगर इस वे में लिखेंगे थोड़ा सा तो क्या होगा, आपका टीचर थोड़ा एम्बेरेंस सा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में लिखना पड़ता है हमें आंसर को अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जिस वे में मैंने लिखा है उसको कीजिए। डेफिनेशन को समझ नहीं आता तो साथ में मैंने उस चीज को समझा दिया है। लिखना कैसे साइड में बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश मैंने इधर कर दी है। आपका दोनों काम हो गए यहाँ पूरा। समझ आई बात मेरी? तो लिखना जैसे मैंने नोट्स में आपको उस तरह लिखना है, ये नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख के आ जाओ ना। समझना है, इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। क्लियर है? तो आई होप, मुझे लगता है आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो स्विमर होता है, जो पानी में तैरता है, गोताखोर कहते हैं हिंदी में, वो क्या होता है, पानी को क्यों काट पाता है, क्यों कर पाता है? अगर मान लो ये स्विमिंग पूल है और यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो क्यों हटा पाता है? आंसर क्या लिखोगे? अरे भाई, पानी के बीच में पार्टिकल से मिलकर बना, उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिस वजह से वो हट जाता है। अगर मान लो यहाँ पर मैं मिट्टी भर दूं, क्या वो जा पाएगा आगे? अरे भाई, उनके बीच में आकर्षण बल बढ़ जाएगा ना, जिस वजह से वो आगे नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन के आएंगे आपके अंदर से निकल के। तो आपको एक्सरसाइज के अंदर ही क्वेश्चंस करने हैं, फिर जो ब्लू हेडिंग में लिखे रहते हैं ना बुक में, उन क्वेश्चन को करने हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, और कुछ क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको ग्रुप के अंदर, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझेंगे, जो चीजें मैंने बताई अगर नहीं समझेंगे, तो आप जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर नहीं दे सकते। तो आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियोस को अच्छे से देखिए। दो पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। इन दोनों पार्ट्स को अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखे और चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझे। ठीक है? वीडियो है तो मैं उतने अच्छे से चीजों को नहीं समझा, मतलब बता तो रहा हूँ, लेकिन आप अपने डाउट उतने ढंग से नहीं पूछ पाओगे। उसके लिए मैंने ग्रुप बनाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट आता है फटाफट पूछा, मैं समझाते चला गया, ऐसा नहीं हो रहा हमारे साथ। ठीक है? तो जैसा भी आपको चीजों को समझना है, बार बार वीडियो को पीछे देखो ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।